हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना कोर्स लेक्चर नंबर फर्स्ट है। कोर्स स्टार्ट कराने से पहले समझते हैं कि अपना कोर्स में कौन कौन से चैप्टर हैं। इस बार एनसीईआरटी का सिलेबस आपका आने वाला है, तो पहले इस पूरे सिलेबस को समझते हैं। कोर्स को अपने में कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे। क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी का अपना लागू होने जा रहा है इस साल से, ठीक है ना। तो अपने एनसीईआरटी में कुल 16 चैप्टर हैं। इन चैप्टर कौन कौन से हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, फिर इसकी स्टार्टिंग करेंगे, ठीक। तो पहला चैप्टर है हमारा समुच्चय, जिसको सेट्स कहते हैं। दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तीसरा है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चौथा है गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पांचवा है सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छठा चैप्टर रैखिक असमीकरण। सातवां क्रमचय एवं संचय। आठवां द्विपद प्रमेय। नवा अनुक्रम तथा श्रेणी। 10वां सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। 11वां सांख्य का परिचय कॉनिक सेक्शन। 12वां त्रिमितीय ज्यामिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 13वां है सीमा एवं अवकलज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। 14वां है गणितीय विवेचन। 15वां है सांख्यिकी और 16वां है प्रायिकता। कुछ चैप्टरों के नाम से ऐसा लग रहा होगा कि हमने 10th क्लास में कुछ पढ़ा है, जैसे त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमिति पढ़ी है हमने, द्विघात समीकरण पढ़े हैं हमने, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। अनुक्रम तथा श्रेणी में आपने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी ये चीज पढ़ी है। तो कुछ चीजें आपने देख रखी हैं, जैसे आपने प्रायिकता पढ़ रखी है। सांख्यिकी में वही अपना माध्य का बहुलक वो चीज पढ़े। यहाँ पे कुछ नई चीजें आएंगी, माध्य विचलन आएगा, प्रसरण आएगा, मानक विचलन आएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा की पूरा अपना एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स का अपना सिलेबस है पूरा। ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं। हाफ ईयरली तक 1 से लेकर 10 चैप्टर तक आते हैं, स्ट्रेट लाइन तक। उसके बाद आगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रूल होता है। अपने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक आते हैं, ठीक है ना। हाफ ईयरली का फिर इसके बाद फाइनल के आते हैं यहाँ से वार्षिक परीक्षा। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर समुच्चय सेट्स, लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आज की क्लास को समझते हैं। ये आप नोट कर लेना, बुक नहीं हो तो वैसे बुक अवेलेबल हो जाएगी, अभी नहीं है तो आप ये नोट कर लेना। और मैं जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन है मैं खुद ही लिखा के चलूंगा उनको, ठीक है ना। पूरी थ्योरी लिखाऊंगा, ठीक है ना। आप नोट करते रहना, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्कूल आके थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना। या कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसमें से देख के आपको दोबारा से उसको रिपीट कर दूंगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय। इसको मैं हटा देता हूं। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं समुच्चय, ठीक है ना। समुच्चय क्या होता है पहले ये समझते हैं। समुच्चय सेट्स, ठीक है ना। तो समुच्चय क्या होता है, वस्तु अथवा संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को, संग्रह कह लो या समूह कह लो, ठीक है ना। वस्तु अथवा संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक। ये सुपरिभाषित का मतलब क्या है ये आपको समझना है, ठीक है ना। सुपरिभाषित का मतलब होता है, सुपरिभाषित का मतलब ऐसा कोई विशेष नियम होना चाहिए जिसके आधार पर कहा जाए कि ये विशिष्ट वस्तु अथवा संख्या उस संग्रह में है या नहीं। तो सुपरिभाषित से मतलब समझ लो यहां से, सुपरिभाषित ये शब्द क्या है, इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड,
क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड। मतलब ऐसा नियम, ठीक है ना, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वह विशिष्ट वस्तु या संख्या उस संग्रह में है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई विशेष नियम होना चाहिए जिसके आधार पर कहें कि ये संख्या या वस्तु उस संग्रह में है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, ठीक है ना। जैसा के नाम है वेल डिफाइंड, मतलब अच्छी तरीके से उसको परिभाषित किया जा सके, सुपरिभाषित किया जा सके किसी संग्रह को, तो वो संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, समझ ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, इसको सुपरिभाषित किया जा सकता है। क्यों, ये इसमें कोई विशेष नियम है, इसको सब मानते हैं। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो संग्रह होता है वो एक समुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि उसको सुपरिभाषित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। जैसे कोई कहे विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, मतलब 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ये होती है। अब 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 7 9। तो आप इसको सुपरिभाषित कर सकते हो, वेल डिफाइंड कर सकते हो। मतलब कोई ऐसा नियम तो तुम्हारे पास है जिसके आधार पर कह सकते हो ये संख्याएं होंगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक समुच्चय, ठीक है ना। तो वस्तु अथवा संख्याओं का ऐसा समूह या संग्रह जिसको आप सुपरिभाषित कर सको, मतलब अच्छी तरीके से उसके बारे में बता सको और वो सर्वमान्य हो, उसको ही कहते हैं समुच्चय। बात समझ में आ रही। जैसे लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यासों का संग्रह, तो प्रेमचंद जी ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हुए हैं, जैसे गोदान गमन, इस प्रकार। तो जो सर्वमान्य है वो लिखे हुए हैं, सुपरिभाषित कर सकते हो उन्हें, तो वो क्या बन जाएगा, एक समुच्चय। बात समझ में आ रही है। तो समुच्चय वो होता है, वो संग्रह होता है जिसको आप सुपरिभाषित कर सको। और सुपरिभाषित किसको कर सकते हैं आप, मतलब कोई जिसके अंदर कोई विशेष नियम हो, ठीक है ना, जो सर्वमान्य हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5, ध्यान से समझना, जैसे मैं कहूं टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स, ठीक है ना, मतलब बॉलीवुड के 5 टॉप के एक्टर्स बताइए। तो एक भैया तो अलग नाम बताएगा, कोई कहेगा अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, कोई भी 5 नाम देगा, और दूसरा भैया और कोई 5 नाम दे देगा। तो टॉप के उसकी नजर में कुछ और है, उसकी नजर में कुछ और है। तो कोई वो सुपरिभाषित नहीं किया जा सकता। आप उनको फिक्स नहीं है कि यही वाले टॉप के 5 एक्टर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं। टॉप 5 क्रिकेटर्स, कोई भी नाम बता सकता है 5, ठीक है ना। दूसरा भैया कोई दूसरे नाम बता सकता है, तो फिक्स नहीं है वो, ठीक है ना। लेकिन अगर उसमें एक चीज और जोड़ दी जाए कि सबसे अधिक रन बनाने वाले 5 खिलाड़ियों का समूह, तो सबसे अधिक, तो हम उसकी लिस्ट बनाना चालू कर देंगे। सबसे अधिक हम अपने उसमें सर्च कर लेंगे, सचिन तेंदुलकर है, उसके बाद जैसे और भी नाम आते हैं, रिकी पॉन्टिंग है, ब्रायन लारा है, सौरव गांगुली, राहुल, जो भी नाम है उनकी लिस्ट बना सकते हो। तो उसको सुपरिभाषित आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो क्या बन जाएगा, एक समुच्चय। जैसे ईमानदार व्यक्तियों का समूह, अब किसके पे लिखा है कि ये ईमानदार है, आप उस ईमानदार शब्द को परिभाषित नहीं कर सकते, सुपरिभाषित नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक समुच्चय नहीं होगा। जैसे किसी ने कह दिया भारत देश के प्रधानमंत्रियों का समूह, तो आपको तो पता है कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो उन पूरे समूह को आप सुपरिभाषित कर सकते हो, मतलब उनके बारे में लिख सकते हो। मतलब कोई विशेष नियम तो है भाई, अब वो तो फिक्स है, तो आप उनको लिख सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा, एक समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे किसी ने कह दिया खतरनाक जानवरों का समूह, तो एक भैया ने तो खतरनाक में लिख दिया अपना शेर, चीता, भालू, कुत्ता, और भी 2 4 लिख दिए, बिल्ली।
और एक भैया ने कुत्ता बिल्ली लिखी नहीं, क्योंकि वो तो पालतू है उसके घर में और उनको वो खतरनाक मानता नहीं है। तो एक भैया ने तो कुत्ता बिल्ली लिखा, खतरनाक जानवरों में एक ने लिखा ही नहीं। तो खतरनाक जानवरों का जो समूह है वो उसको आप सुपरिभाषित नहीं कर सकते हो खतरनाक को। कोई किसी को खतरनाक मानता है, कोई खतरनाक नहीं मानता। तो वो वहां पर खतरनाक जानवरों का जो समूह होगा उसको आप समुच्चय नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? बात सुपरिभाषित की, वेल डिफाइंड की, ठीक है ना। और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, जो सुपरिभाषित संग्रह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। तो ऐसा है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वह विशिष्ट वस्तु अथवा संख्या उस संग्रह में है या नहीं होनी चाहिए, उसी को हम क्या कह सकते हैं? सुपरिभाषित। क्लियर हो गई होगी माइंड में ये बात? तो वस्तु अथवा संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। क्लियर? तो ये है हमारा समुच्चय की डेफिनेशन, ठीक है ना। छोटी सी बात है, वस्तु अथवा संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। समुच्चय वो सब समुच्चय वो सारे समूह या संग्रह समुच्चय होंगे जिनको आप सुपरिभाषित कर सको, ठीक है ना। जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है ना। जैसे टॉप 7 जो विश्व के 7 अजूबे, तो आप उनको फटाफट लिख दोगे, ठीक है ना। सुपरिभाषित कर सकते हो उनको, समुच्चय बन जाएगा, ठीक है ना। तो समुच्चय क्या होता है? कुल मिला के एक कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, या समूह कह सकते हो, ग्रुप या कलेक्शन वस्तुओं का, जिसको आप क्या कर पाओ? सुपरिभाषित। और सुपरिभाषित का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब उनके बारे में आप लिख सको, जो फिक्स हो, ठीक है ना, उनको अदला बदला नहीं जा सके, ठीक है ना। क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सभी समुच्चय बन जाते हैं जिनको आप सुपरिभाषित कर सको, ठीक है ना। जैसे ये देखो, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। आप इनको फटाफट तुरंत की तुरंत इनको परिभाषित कर सकते हो। सुपरिभाषित कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, ये क्या बन जाएगा? आपका समुच्चय। नंबर 2, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। आप इनको परिभाषित कर सकते हो, सुपरिभाषित कर सकते हो, परिभाषित नहीं सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड कर सकते हो। मतलब इनमें कोई नियम है, इनको सर्वमान्य है, ये सभी इसी बात को लिखेंगे, कोई इनको अलग अलग नहीं लिखेगा कि एक भैया ने कुछ और लिख दिया, एक भैया ने कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। पर्सन टू पर्सन में चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो सुपरिभाषित संग्रह को ऐसे ही समझ लो, वेल डिफाइंड कलेक्शन को, कि ये पर्सन से पर्सन में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना, नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ओके। थर्ड, कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह 10 से छोटी भारत देश के प्रधानमंत्रियों का समूह, ग्रुप, संग्रह कह लो या समूह कह लो, ठीक है ना। समुच्चय बन जाएगा जी। तो कितने भी उदाहरण दे सकते हो। तो ये सभी क्या है? समुच्चय। क्या है? समुच्चय। ये सेट है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो तो मैं आपको भी समझाऊंगा, समुच्चय को व्यक्त कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी ने कह दिया ऐसे खतरनाक जानवरों का समूह, तो भैया इसको आप परिभाषित नहीं कर पाओगे। जैसे ईमानदार व्यक्तियों का समूह, प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समूह। अब कैसे कह सकते हो कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन टैलेंटेड है, कौन नॉन टैलेंटेड है? आपको कैसे पता दूसरे को देख के ये टैलेंटेड है या नहीं टैलेंटेड है? किसको कह सकते हो कि कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा नहीं है? तुम कहो सर हम तो जानते हैं शेर, चीता ये सब खतरनाक होते हैं, कुत्ता बिल्ली। अब कुत्ता बिल्ली आपने तो कह दिया, लेकिन दूसरा तो नहीं कह रहा, वो सर्वमान्य थोड़ी है।
सुपरिभाषित नहीं कर सकते, आपको वेल डिफाइंड नहीं किया जा सकता इनको। इन सभी समूह या संग्रह को आप वेल डिफाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं। क्लियर हो गई होगी अब तो बात, क्योंकि इनको सुपरिभाषित नहीं किया जा सकता, इनको सुपरिभाषित किया जा सकता है। ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर? तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी समुच्चय क्या है। तो वस्तु अथवा संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को क्या कहते हैं हम? समुच्चय। ठीक, पहली बात हो गई, ठीक है ना। अब आता है दूसरी चीज इसमें, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि समुच्चय साहब क्या होता है, क्या है इसकी डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें समुच्चय का निरूपण। तो परिभाषा तो क्लियर हो गई, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो समुच्चय का जो निरूपण किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। पहली विधि होती है रोस्टर या तालिका, ठीक, रोस्टर या तालिका, टेब्यूलर मेथड। ठीक, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण या गुण विधि। समुच्चय निर्माण या गुण विधि, समुच्चय निर्माण को कहते हैं सेट बिल्डर, और गुण विधि को कहते हैं प्रॉपर्टीज। एक ही बात है ये, ठीक है ना, नाम अलग अलग है ये बात। सेट बिल्डर या प्रॉपर्टीज मेथड। क्लियर? तो समुच्चय को निरूपित करने की हमारी दो विधियां हैं। देयर आर टू टाइप्स टू रिप्रेजेंट द सेट। समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां हमारे पास? दो विधियां, रोस्टर या तालिका विधि, समुच्चय निर्माण या गुण विधि। दोनों को समझाते हैं, ढंग से समझना। क्लियर? तो समुच्चय को निरूपित करने की कौन कौन सी विधियां हैं? दो विधियां हैं, रोस्टर या तालिका विधि और दूसरी समुच्चय निर्माण या गुण विधि। बहुत आसान है, एक एक बार में समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। तो पहला, ठीक है ना, जैसे किसी ने कह दिया 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो ये एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है। अब इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे और समुच्चय निर्माण रूप में कैसे? समुच्चय तो ये है क्योंकि इसको सुपरिभाषित किया जा सकता है। जानते हैं 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? प्राकृत संख्या तो जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होती है। तो 10 से छोटी कौन सी होती है? 1 3 5 7 9। क्लियर? तो अब इसको कैसे लिखना है? तो पहला मैं बता रहा हूं आपको कैसे लिखोगे। नंबर 1 रोस्टर रूप में, ठीक है ना। ये पहला उदाहरण दे रहे हैं। तो रोस्टर रूप में क्या करते हैं, ध्यान से समझना। जितनी भी संख्याएं होती है या वस्तु होती है, ठीक है ना, ध्यान समझना, जितनी भी संख्या होती है 10 से छोटी संख्या कौन कौन सी होगी? विषम प्राकृत 1 3 5 7 9। इन सभी संख्याओं को कॉमा लगाकर, ये कॉमा का चिन्ह भी लगाना है, कॉमा लगाकर एक मझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, ठीक है ना। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं होती है या वस्तु होती है उनको कॉमा लगाकर एक मझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। क्लियर? और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स, ध्यान समझना, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स, ये मैंने लिखा नहीं, अलग से लिख देंगे। समुच्चय को
ये ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स से व्यक्त करते हैं। कौन कौन से? वही ए बी सी, किसी से भी, एक्स वाई जेड, किसी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक, तो जैसे 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये एक समुच्चय है भाई, ये समुच्चय है। अब इसको कैसे व्यक्त करोगे? रोस्टर रूप में कैसे लिख दोगे? कॉमा लगा लगाकर एक मझले कोष्ठक के अंदर इसको काय से लिख दोगे? कुछ भी, ए बी सी एक्स वाई जेड, जो मन में आए, और नहीं भी नाम दोगे तो भी काम चलेगा। ये क्या चीज है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। क्यों भाई इसको समुच्चय क्यों कह दिया? क्योंकि हम इसको सुपरिभाषित कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, सॉरी, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, हम इसको सुपरिभाषित कर सकते हैं, इसीलिए क्या बन गया? एक समुच्चय। क्लियर? तो ये कौन से रूप में लिखा है मैंने? रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। बात को एक बार में समझ जाना, ठीक है ना? तो पूरी विधि आप लिख सकते हो। तो रोस्टर विधि में क्या करते हैं? समुच्चय के सभी अवयवों को कोमा लगा लगाकर एक मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक, और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, चाहे वो रोस्टर रूप हो या समुच्चय निर्माण, ऐसे व्यक्त करना है। ठीक है, तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, इसको आप समुच्चय भी कह सकते हैं, ऐसे लिख लो, क्योंकि ये संग्रह क्या बनेगा? एक समुच्चय ही तो बनेगा। ठीक है ना? अब दूसरी बात आती है समुच्चय निर्माण रूप। ढंग से समझना क्या करते हैं समुच्चय निर्माण। तो समुच्चय निर्माण के आगे क्या लिखा है? गुण विधि, मतलब उस गुण को ही दर्शा देते हैं। कैसे दर्शाते हैं? समुच्चय को वही अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करेंगे, वही एक मझला कोष्ठक लगाएंगे, और समुच्चय के जो अवयव है, इन अवयवों को नहीं लिखते, सभी अवयवों को नहीं लिखते, किसी को नहीं लिखते, ऐसे समझ लो। इन अवयवों को ऐसे सारणी बनाकर नहीं लिखते, सारणी बनाकर लिख दिए, तालिका बनाकर लिख दिए, तो ये किसी को तो रोस्टर रूप कहते ही है। तो हम क्या करते हैं? समुच्चय के सभी अवयवों को, मैं कौन सा रूप बताने जा रहा हूं आपको? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय के सभी अवयवों को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। और एक्स क्या है? जो गुण दे रखा है उस समुच्चय में। समुच्चय में क्या गुण है? कि 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो x के बारे में लिख देते हैं कि x क्या है? x, ध्यान समझना, x क्या है? x 10 से छोटी विषम, x एक, ऐसे लिख देते, x एक 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। ये जो समुच्चय लिखा हुआ है वो यही चीज लिखी है, ये रोस्टर रूप है, और ये कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण या गुण रूप। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अगर आप तालिका विधि में लिखोगे रोस्टर रूप में, तो आप क्या करोगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको कॉमा लगा के लिख दोगे। ये समुच्चय के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। तत्व भी कहते हैं इन्हें, अवयव भी कहते हैं। ये किसके अवयव है? इस समुच्चय के। समुच्चय किस बात का है? 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। संग्रह भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस संग्रह को परिभाषित किया जा सकता है सुपरिभाषित, इसीलिए ये क्या है? एक समुच्चय। क्लियर, समझ में आ गई होगी। ये दो बिंदी लगाने का मतलब दो डॉट, अभी आप आगे जाके सीखोगे। दो डॉट लगाने का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सच दैट, और हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो एक्स सच दैट, हिंदी में मतलब है इसका ऐसा है कि, ऐसा या ऐसी, ऐसा या ऐसी, ऐसा है। तो ये सभी अवयव एक्स टाइप के हैं, एक्स जैसे। और एक्स कैसा है? एक्स ऐसा है कि एक्स एक
10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है। और 10 से छोटी जो विषम प्राकृत संख्या लिखना चालू करोगे तो वो यही आ जाएगी 1 3 5 7 9। आ रही समझ में? क्लियर? दूसरा उदाहरण लो, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समय समुच्चय कह सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में, सेम प्रोसेस से। क्लियर? समुच्चय को किसी से व्यक्त करा सकते हैं, बी से करा सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कौन कौन से स्वर होते हैं? ए ई आई ओ यू, और सभी को कॉमा लगा के लिख दोगे मझले कोष्टक के अंदर, तो वो कौन सा मेथड कहलाएगा? रोस्टर या तालिका विधि। तो लिख देंगे ए ई आई ओ यू, तो ये कौन से रूप में लिख दिया? और रोस्टर रूप में। क्लियर? अगर आपको निर्माण रूप देना है तो कैसे लिखोगे इसको? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को कैसे लिख दोगे? सभी अवयवों को x कह दोगे या y कह सकते हो, x y z, कोई दिक्कत नहीं है। और x क्या है? जो इसके अंदर गुण दे रखा है उसी को लिख दो कि x एक अंग्रेजी वर्णमाला, x एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ऐसे भी लिख सकते हो, x क्या है? x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है ना? या ऐसे एक शब्द ऐसे, जैसे इसमें था x क्या है? 10 से छोटी एक विषम प्राकृत संख्या है। ऐसे 10 से छोटी एक को कहीं भी लिख दो, ऐसे लिखा जाता है। तुम कहोगे एक कहाँ है, तो काफी है, अरे बोला ऐसे ही जाता है। ये क्या है? 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हम x मान लेते हैं। x के बारे में क्या कहते हैं? x क्या है? 10 से छोटी एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से छोटी एक विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी आ जाएंगी? यही आ जाएंगी। और x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये कौन सा रूप था? रोस्टर रूप। और ये कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण। क्लियर? समझ में आ गई होगी ये बात? ढंग से आ रही है? तो समुच्चय को निरूपित करने की हमारे पास दो विधियां हैं, एक तो रोस्टर या तालिका विधि और दूसरी समुच्चय निर्माण या गुण विधि। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है ना? कोई सा भी समुच्चय रोस्टर या तालिका विधि में क्या करते हैं? जितने भी अवयव होते हैं उनको कोमा लगाकर एक मझले कोष्ठक के अंदर। ध्यान रखना, अगर आपने मझला कोष्ठक नहीं लगाया, ऐसे लगा दिया तो एक समुच्चय नहीं है। अगर आपने ये भी लिख दिया और ये कोमा नहीं लगाए, ध्यान रखना, तो भी ये समुच्चय नहीं है। तो ये मझला कोष्ठक और ये कोमा लगाना, यही समुच्चय को समुच्चय ऐसे ही लिखा जाता है। क्लियर? समुच्चय निर्माण में क्या करते हैं? इसको गुण विधि भी कहते हैं। जो समुच्चय के अवयवों में गुण होता है उसी गुण को हम एक संख्या x या y या z कोई सी लेकर दर्शा देते हैं। तो विषम प्राकृत संख्याओं 10 से छोटी का समुच्चय तो हम क्या कहते हैं? भैया इसमें x टाइप के अवयव है और x क्या है? 10 से छोटी एक विषम प्राकृत संख्या है। दैट्स ऑल। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय रोस्टर रूप में लिखोगे तो सारे अवयव लिख दोगे ए ई आई ओ यू, और समुच्चय निर्माण रूप दोगे तो सभी अवयवों को x मान लोगे। x क्या है? कह दोगे x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। रोस्टर रूप को निर्माण रूप दिया जा सकता है, निर्माण रूप को रोस्टर। क्लियर? इससे ये, अब जैसे किसी ने ये लिख दिया तो हम बता तो सकते हैं क्या नहीं, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और किसी ने ऐसे लिख दिया कि भाई कोई समुच्चय ऐसा है जो x टाइप के अवयव है, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो रोस्टर रूप को निर्माण रूप में बदलना जानेंगे अगली प्रश्नावली जब आएगी, और निर्माण रूप को रोस्टर रूप। एक बात और, समुच्चय के जो अवयव होते हैं ना, एलिमेंट, उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ कैपिटल लेटर से नहीं लिखे जाते। ठीक है ना? तो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। क्लियर? कभी कभार ऐसा आ जाता है, कहीं आप देख लेते हो कि सर आपने तो कहा था स्मॉल लेटर से लिखते हैं अवयवों को, यहाँ तो कैपिटल लेटर आ गए। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल और लेता हूं,
जैसे मैंने एक समुच्चय लिखा और एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है, ठीक है ना, एक समुच्चय लिख दिया है सी टाइप का जिसके अंदर एक्स टाइप के अवयव है और एक्स क्या है, ध्यान से समझना, एक्स क्या है, शब्द स्कूल का एक अक्षर है। मतलब ये कोई समुच्चय है जो निर्माण रूप में लिखा हुआ है, निर्माण रूप। अब आपको इसको रोस्टर रूप में बदलना है, तो रोस्टर रूप में क्या होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं उनको कोमा लगाकर एक मजले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी जो अक्षर हैं उनको लिख देंगे एस सी एच ओ एन। क्लियर? तुम कहोगे सर ओ 2 बार आया है, ये भी बात ध्यान रखना, समुच्चय के अंदर अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है ना। ओ अगर 2 बार है तो ओ 1 बार ही लिखना है। क्लियर? समुच्चय में क्रम का कोई महत्व तो नहीं होता, इनको आगे पीछे लिख दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप किताब में भी आपको मिलेंगी और मैं खुद भी बता के चल रहा हूं। तो अगर इसको, ये कोई समुच्चय है जो निर्माण रूप में लिखा है तो इसको रोस्टर रूप में हमने ऐसे लिख दिया। अब आप यहाँ पर हमसे तर्क करोगे कि सर आपने तो कहा था कि समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं, जबकि आपने तो यहाँ कैपिटल लेटर लिख दिए। तो उस समुच्चय की कंडीशन है, समुच्चय में कहा क्या है कि एक्स क्या है, मतलब इस समुच्चय में इस टाइप के अवयव है, किस टाइप के, कि ये एक्स क्या है, इस शब्द स्कूल का एक अक्षर है। तो इसमें कौन कौन से अक्षर हैं, एस सी एच ओ एन, ये लिख दिया मैंने। अगर नहीं चाहते हो तो इनको स्मॉल लेटर से लिख आना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभार कंडीशन ऐसी दिखाई दे जाती है कि अगर कैपिटल लेटर्स नजर आते हैं फिर आप कंफ्यूज होते हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी ऐसा लगे आप इसको ऐसे लिख आना, एस सी एच ओ। क्लियर? तो ये हमारा एक समुच्चय दे रखा था जो कि निर्माण रूप में था, मैंने किस रूप में बदल दिया इसको, रोस्टर रूप। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है। एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है बिलोंग्स टू, किसका, बिलोंग्स टू। इसको और समझते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू क्या है ये समझते हैं, बिलोंग्स टू ये समझते हैं क्या है बिलोंग्स टू, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई मान लो कह दिया सौरभ गांगुली, कह देंगे वो रिच फैमिली को बिलोंग करता है। कोई मान लो कोई नाम ही ले दिया, दौसा शब्द लिख दिया, ये क्या भैया राजस्थान को बिलोंग करता है, राजस्थान का एक शहर है। किसी के बारे में लिख दिया कि कोई नाम ले दिया, लिख दिया टाइगर श्रॉफ लिख दिया, क्या ये बॉलीवुड एक्टर को, मतलब ये जैक उसको बिलोंग करता है भैया, ठीक है ना, मतलब उससे संबंध रखता है। बिलोंग का मतलब होता है एक तरीके से संबंध रखना। जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूं तो मैं कह दूंगा मैं किसको बिलोंग करता हूं, उस स्कूल को करता हूं। जैसे मैं आगरा शहर का हूं तो मैं किसको बिलोंग करता हूं, आगरा शहर को। तो मेरा संबंध किससे है, आगरा शहर से, क्योंकि आगरा शहर से मैं आया हूं। समझ में आ रही है? तो बिलोंग्स टू का मतलब एक तरीके से संबंध। जैसे कोई समुच्चय ऐसे लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू का ध्यान रखना, 2 चिन्ह होते हैं, ऐसे चिन्ह होता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इंग्लिश में ही पढ़ते हैं इसीलिए मैंने लिख दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। तो ये चिन्ह होता है बिलोंग्स टू, मतलब एक तरीके से अवयव होना, संबंध होना, अवयव होना, अवयव नाम दे दो या कुछ भी। और इसको कहते हैं डज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी आप समझोगे, मैं आपके उदाहरण दूंगा, बिलोंग्स टू मतलब इसका मतलब अवयव नहीं होना। जैसे किसी ने एक समुच्चय लिख दिया 1 3 5 7 9, वही 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 1 इसके अंदर है, 1 का संबंध समुच्चय ए से है, तो 1 तो इसको बिलोंग कर रहा है। क्या 2 इसको बिलोंग कर रहा है, 2 तो बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 2 का संबंध इस समुच्चय से नहीं है। तो 1 तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे डज नॉट बिलोंग को हम ऐसे काट देते हैं। तो ये चिन्ह है बिलोंग्स टू का, ये डज नॉट बिलोंग का। अगर उसके अंदर वो अवयव है तो बिलोंग करेगा और नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा।
क्लियर है? तो 1 बिलोंग करता है ए को, 2 बिलोंग नहीं करता है ए को, 3 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है, 7 बिलोंग कर रहा है, 9 बिलोंग कर रहा है। तो अगर कोई अवयव समुच्चय के अंदर है तो उसको बिलोंग करेगा। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू ये सभी समुच्चय बी को बिलोंग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। क्लियर? तो एक शब्द ये भी आप जान ले। तो ये छोटी छोटी बातें थी। प्रश्नावली 1.1 कल स्टार्ट कराएंगे अगले लेक्चर में, जिसमें 1.1 के आपको क्वेश्चन कराएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है। रोस्टर रूप को निर्माण रूप में बदलेंगे, निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलेंगे। कोई संग्रह दे देगा, वो कह देगा बताइए समुच्चय है या नहीं है, कौन सा अवयव बिलोंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। फिर इस समुच्चय को आगे बढ़ाएंगे, समुच्चय के प्रकार बताएंगे, कौन कौन से समुच्चय होते हैं, और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में आपने क्या देखा? एक तो आपने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया समुच्चय का, सिलेबस के बारे में जान लिया, और इस पूरे को आप जो भी मैंने बोला है उसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना? तो आज का लेक्चर फर्स्ट में आपका समुच्चय की स्टार्टिंग हो गई। कल की क्लास में आपको कराएंगे प्रश्नावली 1.1, उसके बाद आपको नया टॉपिक इसमें बढ़ाएंगे समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।